गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं। आज हमारे पास इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट अर्जुन नागार्जुन सर अवेलेबल है, जिनको लगभग 13-14 साल का रियल एक्सपीरियंस है। अर्लियर नीति आयोग ने जब भी उनको कॉल किया, प्री बजट के अंदर भी इनकी ओपिनियन और इन्होंने उनको पर्टिकुलर मीटिंग्स में बुलाया गया, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी ओपिनियन रखी और इकोनॉमी के बारे में एवरी वीक ऑन वीक डेली बेसिस सुंदरम के अंदर इकोनॉमी की कमेंट्री भी सर ही देखते हैं। इकोनॉमी को पूरा एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमी कैसा कर रही है, इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है, फॉरेन इकोनॉमी क्या कर रही है, वर्ल्ड का क्या इम्पैक्ट है और इंडिया कैसे फ्यूचर में ग्रो हो सकता है, कैसे उभरती हुई इकोनॉमी है। तो आज सर से मुख जुबानी सुनेंगे और इंडिया में निवेश करके कैसे बेहतरीन कमा सकते हैं। मैं स्वागत करता हूँ अर्जुन सर का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अर्जुन सर, आपको लगभग 13-14 साल का रिच एक्सपीरियंस है। आज इकोनॉमी एक डिफरेंट स्टेज पे खड़ी है। जब आपने करियर स्टार्ट किया था या आज के 30-40 साल की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी एक डिफरेंट स्टेज पे थी और इकोनॉमी इतना वेल कर रही कि प्री कोविड और आफ्टर कोविड वर्ल्ड के अंदर फाइनेस्ट और बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभरती हुई दिख रही है। और ऑल्दो कि इंडियन इकोनॉमी कहीं कहीं सेंटिमेंट से इम्पैक्ट होती है, ग्लोबल इकोनॉमी से इम्पैक्ट होती है, तो अभी एज ए इंडिया इकोनॉमी आप क्या देख रहे हो, क्या आपका ओपिनियन है? और डाउन द 20 ईयर्स 25 ईयर्स, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 2047 के अंदर हम भारतवर्ष विकसित देश से विकासशील देश से विकसित देश हो जाएंगे, डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है $2500 है, इट शुड बी मोर देन 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, क्योंकि एवरी 6 या 7 ईयर्स में डबल होती है। तो ये बहुत मिरेकलस थिंग्स होने वाली है। तो आपका क्या ओपिनियन है सर? तो बहुत सही कहा आपने। दो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, सभी को याद होनी चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, इंडिया का अगला 30 साल ज़बरदस्त हो जाएगा। ग्रेट। तो उसका ये कारण है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। ओके। चाइना को हम हरा नहीं सकते जीडीपी के हिसाब से, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम हरा चुके हैं। पर इसका ये खूबी है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बट विथ डिस्पोजेबल इनकम टू स्पेंड। ग्रेट। इसलिए कंजम्पशन का जो स्टोरी है, डिस्पोजेबल इनकम का जो स्टोरी, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का जो स्टोरी है, इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। अगर दूसरे देशों के देखें, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब देशों को देखें, तो जब जब वो $2000 पर कैपिटा जीडीपी को एक कंट्री क्रॉस करता है, एक बहुत स्ट्रांग इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वॉशिंग मशीन, टीवी, एयर कूलर्स, पैसेंजर कार, टू व्हीलर, इन सब का पेनिट्रेशन बहुत जोर से बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली। इंडिया एग्जैक्टली वही पॉइंट पे है। और $2000 जीडीपी जब इंडिया ने क्रॉस किया, वो कोविड का टाइम था। उसके बाद 3 इयर्स हम 2400 तक पहुंच चुके हैं। एंड इंडिया की जर्नी अभी इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। इंडिया का मैक्रो भी बहुत स्ट्रांग ही है। तो जब इंडिया का मैक्रो स्ट्रांग है तो ये इक्विटी एज एन एसेट क्लास, जो लोग डाइवर्सिफाई करते हैं इंटरनेशनल इक्विटीज ऐड करने का, वो शायद टाइम करेक्ट नहीं है। वो इंडिया में ही इन्वेस्ट करना वुड बी द बेस्ट ऑप्शन एट दिस पॉइंट। ग्रेट ग्रेट। अर्जुन सर, आपने जैसा बताया कि कार की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, फ्रिज का बेस्ट सिचुएशन हो रहा है, प्रीमियम सेगमेंट्स में डे बाय डे ग्रो हो रहा है। लेट्स सपोज पहले कोई कार 5 लाख की लेता था, आज 25 लाख 50 लाख एक करोड़ की कार के अंदर फ्रिज हो रहा है। पहले कोई फ्रिज लेके आता था 10-15 हज़ार का, 20 हज़ार का फ्रिज लेके आता था। आज स्पेशलाइजेशन आ चुका फ्रिज के अंदर भी, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक की चीजें अवेलेबल है और पीपल्स आर बाइंग देम। और आफ्टर डेट इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन इज वेरी वेरी लेस। अभी वर्ल्ड का अगर अपन पेनिट्रेशन देखें कार के अंदर तो 1300-400 लोगों के पास कार है और इंडिया के अंदर देखें तो लेस देन 100 है। करेक्ट। तो ये पेनिट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, रिवोल्यूशंस हो रहे हैं। लेट्स सपोज ईवी सेक्टर्स के अंदर बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। अभी कुछ समय पहले का डाटा कहता है कि ईवी की बदौलत इंडियन इकोनॉमी ने लगभग 5-5.5 हज़ार करोड़ का पेट्रोल का आयात कम करना पड़ा ड्यू टू ईवी। तो जब इसका कंजप्शन बढ़ेगा तो इंडियन इकोनॉमी में इसका कैसा इम्पैक्ट दिखता है आपको? और जो जितनी भी कंपनियां पेराफेरी, सराउंडिंग, ऑटो एंसिलरी, इन चीज़ों की कंपनीज में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आप देखते हो?
क्योंकि लग्जरी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और इंडिया का सेगमेंटेशन पहले लोअर मिडिल और हायर होता था, अभी हायर का अगेन सेगमेंटेशन हो चुका है। HNI का सुपर HNI, सुपर रिच, जैसे लार्ज कैप का मेगा कैप हो चुका है, तो अगेन इट इज अ फर्दर सेगमेंटेशन हो चुका है। और इसका क्या इम्पैक्ट दिखता है आपको, क्योंकि ऑल्दो इंडिया के अंदर 80% वेल्थ पे 20% लोगों का होल्ड होता है, 80-20 रूल सभी जगह एप्लीकेबल है, तो एक लेमन कैसे इसका एडवांटेज ले। और इसके अंदर भी एक म्यूचुअल फंड इतना फाइनेंस्ड प्रोडक्ट है जिसको सेबी रेगुलेट करती है 1996 से, और डे बाई डे इन्वेस्टर के फेवर में इतनी सारी फाइन ट्यून चीजें ला रही है कि एक लेमन इन्वेस्टर बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और हिस्ट्री ये कहती है कि 10 रुपए की एनएवी 3200 रुपए भी जा सकती है, 3150 रुपए एनएवी भी जा सकती है, ऐसे फंड भी अवेलेबल है। तो आपका क्या ओपिनियन है अगेन टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी और देन म्यूचुअल फंड? तो आपने वो पैसेंजर कार की जिक्र की, तो इंडिया में हाउस होल्ड पेनिट्रेशन पैसेंजर कार की 8% ही है। ग्रेट। अगर चाइना देखें, यूएस देखें तो डबल डिजिट है, बहुत स्ट्रांग है। Absolutely. अगर हम चाइना का 50% भी करें तो बहुत है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। ये पैसेंजर कार खरीदने के लिए पैसा की ज़रूरत है, इनकम ग्रोथ की ज़रूरत है। अगर आप 2010 देखें तो इंडिया का जो इनकम ग्रोथ था हाउस होल्ड का, एक पिरामिड जैसा था। मोस्ट ऑफ इंडियाज पीपल वेयर वो लोअर इनकम कैटेगरी और लोअर मिडिल क्लास में थे। Absolutely true. 2010 से 2030 तक 20 साल में क्या होने वाला है कि 25% ऑफ इंडियाज हाउस होल्ड्स जो लोअर इनकम सेगमेंट में है और लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट में है, वो ऊपर चले जा रहे हैं टू हायर मिडिल क्लास एंड मोर रिच कैटेगरी। So that is going to be the biggest driver for discretionary consumption for economy. Now discretionary consumption अगर pick-up हो जाता है, we need more washing machines, we need more cars, more two wheelers. उसे प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटी होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, उसके लिए तो केपेक्स बढ़ना चाहिए। तो जो स्टोरी जो है कंजम्पशन दिखती है, इन रियलिटी वो तो केपेक्स स्टोरी भी है, बिकॉज वो उस कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए अगर सप्लाई चाहिए तो केपेक्स डालना ही पड़ेगा, मोर फैक्ट्रीज डालना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड ड्राइवर ये है कि इंडिया का अर्बनाइजेशन देखें तो नहीं, अर्बनाइजेशन के पहले इंडिया का जो एवरेज एज देखें तो 28 इयर्स एवरेज एज है, ऑलमोस्ट द लोएस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड। तो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन द होल वर्ल्ड, यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड। ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। यंगेस्ट पीपल जो है तो एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास का एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप ये अमेजॉन सेल्स जो हुआ था फेस्टिव सीजन में, अगर आप डेटा देखें तो टियर 2 और टियर 3 में 80% का जो सेल्स हुआ है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रीमियमाइजेशन सेगमेंटेशन में हुआ है। तो वो एस्पिरेशन जो है वो बहुत साफ दिखता है। इंडिया का जो एस्पिरेशन वो पॉपुलेशन का वो बहुत साफ दिख रहा है। तो फ्रॉम अ सेगमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। नाउ अर्बनाइजेशन के बात करें तो इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है 35% ही अर्बनाइज्ड है। ग्लोबल एवरेज देखें तो 50% प्लस है। ग्रेट। तो वी आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट अर्बनाइजेशन रेट, और इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट इज ऑलमोस्ट द टॉप 3 फ्रॉम एन अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो वहाँ पे केपेक्स का अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी है, हाउसिंग अपॉर्चुनिटी, सैनिटेशन अपॉर्चुनिटी। अगर रूरल इंडिया देखें तो रूरल इंडिया में भी बहुत सारा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। तो दी कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, एंड वो एस्पिरेशन की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग होने वाला ही है। और गवर्नमेंट की केपेक्स देखें तो द लास्ट 8-9 ईयर्स केपेक्स में इतना फोकस रहा कि ऑन एवरेज 3.5 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करती थी केपेक्स में, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ प्लस। तो इट इज अराउंड 3 टाइम। हाँ, इट इज गॉन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और अगर 2000 से डेटा देखें तो जब जब फिस्कल डेफिसिट पे प्रेशर आ जाता है, गवर्नमेंट का ये फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि केपेक्स काटें। लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 8-9 ईयर्स देखें तो आई थिंक प्रॉबली 1 साल हुआ होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फिस्कल प्रेशर के बावजूद गवर्नमेंट का केपेक्स फोकस बहुत स्ट्रांग है, जारी है। तो गवर्नमेंट ये मैसेज
सेंड कर रही है इकोनॉमी के बारे में कि कुछ भी हो वो केपेक्स फोकस हटेगा नहीं। ग्रेट ग्रेट। तो इन शॉर्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब किसी भी चीज पे फोकस होता है तो फिर ग्रो होने वाला है। कैपेक्स पे फोकस है तो डेफिनेटली डेट विल ग्रो। अर्बनाइजेशन हो रहा है, कार का पेनिट्रेशन कम है, प्रीमियम सेगमेंट में लोग बाग जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी बेनिफिट दिखने वाला है और ग्रोथ स्टोरी आगे कंटिन्यू रहने की पूरी केपेक्स संभावना फोकस जब फोकस है तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन भी कम होगा, ग्रेट। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज है, वो बॉटलनेक्स ही नहीं होंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएंगे एक्सेट्रा। ग्रेट अर्जुन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी स्टडी की है, इतने सारा समय हो गया इंडस्ट्री में, मैं भी 2006 से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। एंड ऑफ द डे जाके देखते हैं तो यही स्टोरी सामने आती है कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे एक बेहतरीन रिटर्न आता है। हिस्टोरिकली 15-16% CAGR का रिटर्न रहा है, चाहे अपन सेंसेक्स का देख ले, चाहे अपन अच्छी कैटेगरीज के फंड हाउस का देख ले, 20-22-25-30% भी रहा है, बट एवरेज माने तो वो रेस्ट टू कम बेस्ट तो 15-16% रहा है। और इक्विटी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है, बट साथ में ही अपनी एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना गोल्ड में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, कितना इक्विटी में होना चाहिए। और जब ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि मार्केट थोड़ा सा अप डाउन होता है, ज़्यादा साइक्लिकल होता है, ज़्यादा वोलेटाइल होता है, दैट टाइम गोल्ड सपोर्ट करता है। और जब इंटरेस्ट रेट अब पीक लेवल पे हो चुकी होती है, आज की डेट में ऑलमोस्ट पीक लेवल पे है, जब वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट करती है तो डेट फंड भी थोड़ा सा स्पाइक करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, इन पर्टिकुलर इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आपका क्या ओपिनियन है एसेट एलोकेशन को लेके? और समय समय पे अपने एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड परफॉर्मिंग एसेट्स को आउट करना, गुड परफॉर्मिंग एसेट को एक्युमुलेट करना इज द गुड स्ट्रेटेजी फॉर द क्रिएट द लॉन्ग टर्म वेल्थ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो मार्केट लेवल है आज का लगभग 70,000 का लेवल है। कल एक छोटी सी न्यूज आई, इंडियन मार्केट के अंदर न्यूज ड्रिवन ज्यादा है तो 1000 पॉइंट गिर गया, अगर कोई गुड न्यूज आएगी तो 2000 पॉइंट अचानक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये काफी सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी में होती है। तो एसेट एलोकेशन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? और भी आप जो NFO लेके आ रहे हो, कैसे क्या थॉट प्रोसेस के साथ NFO ला रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी है? ओके, तो पहली ये बात है कि हर किसी इन्वेस्टर को इक्विटी में रहना ही है। ग्रेट। अगर ये रिस्क एपेटाइट जो है, रिस्क एपेटाइट और एज से कुछ मतलब ही नहीं है। मैं 80 इयर्स ओल्ड लोगों को जानता हूँ को 100% इक्विटी में है। एब्सोल्युटली। 40 इयर्स ओल्ड को जानता हूँ जो वहाँ इक्विटी तो बहुत कम है। तो इक्विटी रिस्क एपेटाइट और इक्विटी परसेंटेज जो पोर्टफोलियो का है उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अगर आपके लाइफ साइकिल में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, राइट, उसके हिसाब से आपका रिस्क एपेटाइट बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बेटी की शादी है 10 साल के बाद, आप आराम से 100% इक्विटी डाल सकते हो। True. बेटी की शादी अगर है 3 साल के बाद, 100% इक्विटी नहीं डालना है। उतना अगर आप लकी हो, लाइक 2013 में लार्ज कैप में 100% रिटर्न दिया, मिड कैप में 200%, वो 250% रिटर्न हुआ, अगर वो लकी हो तो वो आज आ सकता है। ये दोबारा आएगा कि नहीं किसी को नहीं पता, Nobody is aware. पर आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए, आपको एक प्लान चाहिए। वो प्लान के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से चलना है। तो लास्ट 2-3 इयर्स मार्केट बहुत स्ट्रांग रहा, तो ग्लोबल ग्रोथ भी स्ट्रांग रहा, बहुत पॉजिटिव सरप्राइजेस थे। तो ये देयर विल बी सम ग्रोथ मॉडरेशन, ग्लोबल ग्रोथ का जो मॉडरेशन आने वाला है 2024 में, थोड़ा मॉडरेशन आ जाएगा, which means stock market में भी थोड़ा moderation आ जाएगा। Great. So volatility is something will continue. So volatility is something that we have to live with. Now कितना volatility होगा वो किसी को पता नहीं। Nobody is aware about it. तो ये 2024 का जो फोकस रहेगा, ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का फोकस रहेगा। राइट। तो आपका रिटर्न फोकस होना चाहिए ऑलवेज, बिकॉज आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो तो रिटर्न फोकस है, पर वो रिटर्न फोकस जो है रिस्क के हिसाब से रिटर्न फोकस होना चाहिए। तो हम मल्टी एसेट जैसा एक प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें 65% मिनिमम इक्विटी होगा, ऑलवेज मिनिमम इक्विटी, 10% डेट में होगा और 25% गोल्ड में होगा। नाउ इक्विटी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पर 100% इक्विटी नहीं है। तो अगर आपका टाइम फ्रेम 3 साल है या 4-5 साल है, तो दिस इज एक्चुअली अ गुड प्रोडक्ट वेयर वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको मिल जाएगा। आप इक्विटी में जीरो नहीं हो, इक्विटी में इन्वेस्टेड हो,
पर वो इक्विटी का वॉलेटिलिटी जो है वो एडजस्ट करने के लिए डेट भी है और गोल्ड भी है। एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, गोल्ड का एक खूबी है अभी, तो अगर आप प्रीवियस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट साइकिल्स को देखें तो जब जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट काटा है गोल्ड की रैली आपने देखी है। नाउ डॉलर टर्म्स में, तो रुपी टर्म्स में भी गोल्ड की रैली देखी है आपने, बिकॉज रुपी डिप्रिसिएशन तो होता ही है। एवरेज रुपी डिप्रिसिएशन 30 इयर्स का आप पकड़े तो 3.5% रुपी डिप्रिसिएशन है। राइट। आप 10 ईयर एवरेज 5 ईयर एवरेज देखें तो 3.5 के ऊपर ही है। तो आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो रफली आप एक थंब रूल जैसा देख सकते हैं कि जब फेडरल रिजर्व 500 बेसिस पॉइंट्स रेट कट करता है या 5% रेट कट करता है तो 60% का गोल्ड प्राइस मूवमेंट देख चुके हैं। 60 या 16? 60 ग्रेट। वो रेट कट के हिसाब से। राइट। तो इसका 1 साल 2 साल नहीं है, तो रेट पीक से रेट बॉटम तक अगर देखें तो रफली ये मेट्रिक आ जाता है, विच मीन्स अगर 2.5% रेट कट है तो अराउंड 30% के लगभग यू विल एक्चुअली गेट अ रिटर्न हिस्टोरिकली। राइट। नाउ फेडरल रिजर्व का जो रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी था, फेडरल रिजर्व ने बोला था कि 2024 का हमारा ये प्लान है कि 75 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट काटेंगे। राइट। 2025 में 100 बेसिस पॉइंट्स, उसके बाद अनदर 75 बेसिस पॉइंट्स। तो कुल मिला के अगर देखें तो 3 साल में फेडरल रिजर्व का ये फोरकास्ट है कि 2.5% रेट कट करेंगे। तो ये फ्रेमवर्क जो है 2.5% का रफली अराउंड 30% हुआ। तो आप ये देख सकते हो गोल्ड में कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, बिकॉज वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है इंटरेस्ट रेट का। तो 2.5% फेडरल रेट इंटरेस्ट रेट कट करता है तो अराउंड 30% आपको रिटर्न आने की संभावना डिसेंट है, पॉसिबल है। नाउ इसके ऊपर अगर इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ, नेगेटिव इवेंट्स हुआ, तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ऑलवेज गोल्ड के लिए तो पॉजिटिव ही है। फॉर एग्जांपल वो इजराइल हमास वॉर देख लीजिए, इमीडिएटली आफ्टर दैट गोल्ड प्राइस स्पाइक आ गया था। तो वहां को एक अपसाइड सरप्राइज है, वो देख के चलना चाहिए, नहीं चाहिए, पर वो अगर फ्रेमवर्क देखें तो 30% लुक्स रीजनेबल। राइट। तो 3 इयर्स अभी फॉर एग्जांपल द लास्ट 10 इयर्स में देखें तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स बहुत फ्रीक्वेंट है। तो अगर उसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। बहुत ज्यादा नहीं है पर कम है, बट नेवरदलेस है। That can be create the spike. That can give an extra additional like a bonus layer on your return. Yeah. Yes. तो कुल मिला के अगर देखें तो I think one should look at multi-asset allocation as a way to offset the volatility in equities. Equities का जो volatility है और uncertainty है in the next 1 or 2 years, उसको offset करने के लिए आपको debt asset allocation करना जरूरी है, risk adjusted return के हिसाब से। ग्रेट। अर्जुन सर, जो आप ये फंड लेके आ रहे हो, 5 जनवरी से ला रहे हो, 19 जनवरी को क्लोज होने वाला है, एनएफओ पीरियड में 10 रुपए के एनएवी पे लोगों को यूनिट्स मिल जाएगी। तो इसके अंदर जो इक्विटी एक्सपोजर है 65% जैसा आपने बोला मिनिमम, तो क्या इसका टैक्सेशन इक्विटी लागू होगा? करेक्ट। तो ये एक अनदर एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हो तो उसका टैक्सेशन वो मार्जिनल टैक्स रेट होगा। तो अगर मेरा टैक्सेशन 30% स्लैब है, तो अगर मैं गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता हूँ उसका जो प्रॉफिट मुझे मिलता है इट इज टैक्स्ड एट 30%। नाउ मल्टी एसेट का ये खूबी है कि यहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन है, तो 25% जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो भी इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से ही आएगा। ग्रेट। एंड सो कंपेयर्ड टू अदर फंड्स वेयर समथिंग लाइक गोल्ड ETF या 100% डेट फंड्स, उन दोनों में वो टैक्सेशन जो है इक्विटी टैक्सेशन नहीं है, वो मार्जिनल टैक्सेशन है, मार्जिनल टैक्स रेट है। यहाँ पे it will be equity taxation. Great. Because our investment in equities is a minimum of 65%. That will all time will live the 65%. Yes, it will never go below 65%. Great. So it will automatically come into the equity taxation. Correct. Great. अर्जुन सर, जो आप इक्विटी एक्सपोजर 65% ले रहे हो, आज का जो सेंसेक्स लेवल, निफ्टी लेवल
हाईएस्ट लेवल या नियर टू हाईएस्ट लेवल है, तो उसमें आप कैसे कंपोनेंट डिसाइड कर रहे हो, किस सेक्टर पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा? लेट्स सपोज पीएसयू, लेट्स सपोज इंफ्रा, लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स सपोज आईटी, व्हाटएवर जितने भी सेक्टर्स अवेलेबल है, और स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के अंदर आप क्या एलोकेशंस देखते हो आउट ऑफ 65%? वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर आप वो 65% देखें तो इट विल बी वेरी वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू अ सर्टेन मॉडल। तो वो मॉडल में क्या है, जहां जहां वो पी के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, अगर मिड और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है फिर उसका एलोकेशन कम होगा, लार्ज कैप के एलोकेशन ज्यादा होगा। इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू वैल्यूएशन। तो आपका वो सेक्टर का क्वेश्चन भी है, अगेन उस पे वैल्यूएशंस विल डिटरमिन। तो बिकॉज वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, अगर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है तो मॉडल ये कहेगा कि नहीं, इतना ज्यादा एलोकेशन वहां पे नहीं करना है, लार्ज कैप में करना है। तो लिक्विडिटी एंड क्वालिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फोकस फ्रॉम एन इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट सेंस। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट में ऐसा माना जा रहा है कि जैसे आपने बोला कि पी रेशो अपन देखेंगे, प्राइस टू बुक रेशो, जो इनकी वैल्यूएशन है, जो स्मॉल कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर ऐसा माना जाता है कि काफी अच्छा ग्रो हो चुका है, बट लंबे समय में और अच्छा ग्रो होगा। अगर कोई 5 years 10 years डाउन द लाइन देखे तो स्मॉल एंड मिड कैप ऑलवेज मार्जिनली बीट करते हैं लार्ज कैप को। तो अभी इस लेवल पे स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर आप कुछ एक्सपोजर डालोगे आउट ऑफ 65%? अगर कुछ आपको लुक्रेटिव एसेट्स मिलती है, लेट्स सपोज कि आज कोई कंपनी न्यू लिस्टेड होती है, दैट विल ऑलवेज कम इनटू द स्मॉल एंड मिड कैप आल्सो, that not possible at all he will come into the top 100 companies of the India. Correct. So you will choose them if that company is having a great prospect to grow in future. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशंस है तो वो यूजुअल गार्प मॉडल है, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। तो मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छा है, लिक्विडिटी है, और सब वो सब अगर टिक है तो दैट इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी वी माइट एक्चुअली बी लुकिंग एट। बट वो मॉडल जो कहता है वैल्यूएशंस के हिसाब से, I think will be the best way, at least the fund will be functioning. Great. क्या आपका एक्सपेक्टेशन है? हिस्टोरिकली डाटा आपके पास ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि इक्विटी ने कितना रिटर्न दिया, गोल्ड ने कितना दिया, और डेट ने कितना दिया, क्या इंटरेस्ट रेट रही है, क्या रहने की संभावना है फ्यूचर। आप इकोनॉमिस्ट अलग से हो, आपका एक्सपीरियंस, आपका अपने स्ट्रीम में एक्सपर्टाइज है, तो क्या एक रिटर्न का जो मिक्सर्स एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है? क्या डबल डिजिट रिटर्न इससे उम्मीद किया जा सकती है पर्टिकुलर एसेट एलोकेटेड फंड से? क्योंकि पर्टिकुलर फिगर्स तो देना वेरी टफ, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, नोबडी कैन डिटरमाइन, और पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इन द फ्यूचर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वन थिंग इज, इक्विटी के हिसाब से आई थिंक वन शुड बी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट, ये मन में रख के चलना चाहिए कि लास्ट फ्यू इयर्स का जो रिटर्न है वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आता है तो वेरी गुड, यू आर लकी, ग्रेट। तो बिकॉज मार्केट टाइम करना बहुत मुश्किल है। तो अगर 1999 से डेटा देखें तो मार्केट जब ऑल टाइम हाई टच करता है, वो अर्ली 1999 में मार्केट 6 या 7 महीने ऑल टाइम हाई लगातार चलता रहा। उसके बाद देखें तो 1 year 1.5 years जबरदस्त ऑल टाइम हाई चलता रहा। 2004 to 2008 पीरियड देखें तो नियरली 4 years ऑल टाइम हाई चलता रहा। तो हमें ये पता नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई कितना, 1 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा, 9 महीने चलेगा, पता नहीं। तो अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, वो वेल्थ क्रिएशन के बारे में आप सोचते हो तो एसेट एलोकेशन बिकम्स अ मस्ट। तो रिटर्न कोई बोल नहीं सकता कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या है। अगर आई थिंक वो हिस्टोरिकल रिटर्न, आप निफ्टी CAGR अगर देखें तो अराउंड 12% to 15% कैगर है। तो अगर आप नॉमिनल GDP ग्रोथ देखें तो नॉमिनल GDP ग्रोथ अराउंड 12% है। तो वो नॉमिनल GDP ग्रोथ के हिसाब से आपको हिस्टोरिकली पकड़ के चलना चाहिए। इस विल बी अ लूज फ्रेमवर्क। उसमें अगर आपको हिस्टोरिकली अगर आप एसेट एलोकेशन करते हो तो वो 12% में अगर आप डेट डालते हो और गोल्ड डालते हो, रिटर्न थोड़ा कम होगा पर रिस्क बहुत कम होगा। तो अगर एक एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो 5 year CAGR से यही रेशियो 65% इक्विटी डाल दो, आप 10% डेट डाल दो, 25% गोल्ड डाल दो, और 5 year CAGR का डेटा निकाल के अगर देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 9% ये मल्टी एसेट रिटर्न दिखता है।
तो मल्टी एसेट 9% एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर 9% रिटर्न है, रिस्क एडजस्टेड इज एक्चुअली वेरी लो, इट इज रिस्क इज वेरी लो। वो 12% का जो CAGR है, रिस्क इज हाई, यहाँ पे रिस्क इज लो, रिटर्न थोड़ा कम है पर मन की शांति रहेगा, इन द सेंस from a volatility point of view, equity market return point of view, that you will actually have peace of mind from a point of view of stability of the portfolio. Correct. I think that is how one should look at it. From an equity market return point of view, कितना return मिलेगा किसी को पता नहीं. Correct. But given that this is an all-time high, ये SIP करने के लिए सही वक्त है. Correct. तो क्या इस एसेट एलोकेशन में भी SIP की जा सकती है? हाँ, कर सकते. तो क्या ये फंड SIP के लिए भी बेहतरीन है, और SIP के साथ साथ जब भी डाउन ट्रेंड दिखे तो क्या एडिशनल परचेज करके एक सुपर वेल्थ क्रिएट की जा सकती है? हाँ, तो SIP के लिए ये फंड यूज कर सकते हैं, बट अगर आपका टाइम फ्रेम 7 साल का है, देन आप इक्विटी भी कर सकते हो. तो दो तरीके से आप ये अप्रोच कर सकते हैं. अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत रिस्क लेने की नहीं है, तो आप SIP भी कर सकते हो. लॉन्ग टर्म में भी ये मल्टी एसेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. इसका एडवांटेज ये है कि आप 3 एसेट क्लासेस में ऑलवेज रहेंगे. 0% नहीं होगा. तो जब आपको किसी एसेट क्लास में रैली है तो आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें. अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस इज, अगर आपका टाइम फ्रेम 7 इयर्स है, 7 इयर्स प्लस है, तो आप रिस्क ले सकते हो, आप 100% इक्विटी भी डाल सकते हो. ग्रेट. अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. मेरी एज अराउंड 38 इयर्स है. मैं 200% रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता हूँ, और मुझे अगले 22 साल तक पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो भी मेरी फ्यूचर नीड्स आएगी, दैट विल आई विल मैनेज एट माय एंड. और जो भी मैं लमसम या SIP डालता हूँ, क्या मैं स्मॉल एंड मिड कैप में हैवी एक्सपोजर लेके, और जो प्रीडिमोनेंटली सेक्टर्स लगते हैं लाइक EV, लाइक इंफ्रा, लाइक बैंकिंग, लाइक फार्मा, जो थोड़ा अल्फा जनरेट करके देते हैं, क्या एक्सपोजर लेना चाहिए जिस भी इन्वेस्टर का 1 डिकेड प्लस का टेन्योर हो? मेरा ऑलरेडी 2.5 डिकेड का टेन्योर है. व्हाट इज द योर ओपिनियन? और अगर बंदा लेता है तो क्या उसको डबल डिजिट रिटर्न, या हिस्टोरिकली जो 15-16% इकोनॉमी ने डिलीवर किया, जिसमें नॉमिनल एंड ग्रोथ दोनों आ गई है, GDP रेट्स, यू कैन से इन्फ्लेशन एंड जो GDP भी है, दोनों को प्लस करके 15-16% मिला है, उससे प्लस रिटर्न मिलने की संभावना है? नाउ अगर आप इसे एक इन्वेस्टर के तौर पे देखें, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ को इन्वेस्टर का सेक्टर नॉलेज नहीं है. नाउ सेक्टरल फंड्स में एक रिस्क है, राइट. तो वो अगर वो राइट साइकिल है, नहीं साइकिल है, वो सब है. वो रिस्क है. तो अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो लेट्स अज्यूम मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे सेक्टरल नॉलेज नहीं है, राइट, पर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, राइट. तो लार्ज एंड मिड कैप इज अ वेरी गुड प्लेस टू एक्चुअली स्टार्ट एट, बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी भी है, बहुत सारे कंपनीज बड़े कंपनीज भी है, क्वालिटी कंपनीज भी है, वो है. तो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में भी अगर आपका टाइम फ्रेम 10 इयर्स प्लस हो, तो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में भी आपका प्रेजेंस होना चाहिए. तो लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों में आपका प्रेजेंस होना चाहिए, तो वो डिफरेंट साइकिल्स में आपका साथ देगा. नाउ स्टैंडिंग फ्रॉम हियर, आप ये कह सकते हैं कि मुझे 10 साल के बाद 10 साल तक मुझे पैसा नहीं चाहिए, राइट. पर लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. समटाइम्स 5 इयर्स के बाद अगर आपको पैसा चाहिए तो यस, तो अगर आप 5 इयर्स के बाद आपको पैसा चाहिए, तो यू शुड एक्चुअली बी इन द राइट साइकिल. तो इट इज ऑलवेज, इवन इफ योर टाइम फ्रेम इज 10 इयर्स, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन विद इन द इक्विटी क्लास आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट. ग्रेट. तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक लार्ज, मिड एंड स्मॉल, आपके हिसाब से आई थिंक मोर टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल यू कैन हैव, बट लार्ज एंड मिड कैप सीम्स टू बी अ गुड एसेट क्लास टू एक्चुअली गेट इनटू. नाउ सेक्टरल फंड्स के वजह, इंस्टेड ऑफ सेक्टरल फंड्स, आई थिंक द बेस्ट वे वुड बी थीमेटिक फंड्स. ग्रेट. फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ. से फॉर एग्जाम्पल अगर सर्विसेज देखें तो 55% ऑफ इंडियाज GDP इज सर्विसेज. उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आ जाएंगे. बैंकिंग आ जाएगा, फिनेंशियल्स आ जाएगा, IT आ जाएगा, सब आ जाएगा. तो
during different phases of the cycle, all of that will be there. So it will give a lot of stability to your portfolio Correct. also. So I would think instead of sectoral funds where the investor का उतना specific fundamental या technical knowledge नहीं होता है, thematic might be a better way of approaching. Great. तो अगर आदमी लॉन्ग टर्म व्यू है, 1 decade प्लस है, तो ही कैन टेक द मोर एक्सपोजर इनटू द इक्विटी, लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप. साथ में उनको पर्टिकुलर थीमेटिक फंड्स ले सकते हैं, जैसे आपने बताया सर्विसेज फंड, जिसमें 55% ऑफ द जीडीपी सभी सेक्टर्स कवर्ड हो जाते हैं. इंफ्रा भी आ जाएगा, बैंकिंग भी आ जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ जाएगा. तो डेट इज द बेटर. ग्रेट अर्जुन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आपका रिप्रेजेंटेशंस किया है फंड्स के बारे में, सभी चीज़ जानकारी दी आपने. और मैं आपसे लास्ट फीडबैक लेना चाहता हूँ कि हमारे इन्वेस्टर को क्या स्पेसिफिक चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि इस 25 साल में भारतवर्ष डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनेगा, तो उनकी भी पर्सनल फाइनेंशियल वेल्थ उसी स्पीड से ग्रो करे. क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है. हार्डली 3.5% पीपल्स आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. बट जो कर रहे हैं, जो समझदार इन्वेस्टर है, उनको थोड़ा रिपीट स्पाइक मिले. तो क्या ओपिनियन है और क्या आपका सजेशन है? तो आप फिनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए. तो फिनेंशियल प्लानिंग बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. तो आपके जो इमीडिएट नीड्स है उसके लिए आपको पैसा चाहिए. राइट. इमरजेंसी नीड्स के लिए आपको पैसा चाहिए. तो इमरजेंसी नीड्स का जो पैसा है उसे आपको सेपरेटली लिक्विड फंड या आर्बिट्राज या फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको डाल के रखना चाहिए. उस एंड आप बजट कीजिएगा साल भर का कि क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा बफर रख लीजिए. उसके ऊपर जितना भी आप सेव कर सकते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल दो. वो हीरो होंडा का एक पुराना एड चल रहा था बहुत साल पहले, वो फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट. ग्रेट. ऐसा ही करना है इक्विटी के लिए, जहाँ आपको ये पता है कि ये पैसा मुझे 10 साल के लिए और 10 years प्लस के लिए नहीं चाहिए. तो आपको ऐसे ही डाल के वो फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट ऐसा प्रिंसिपल लगा के आपको इक्विटी में डालना है. तो द प्रॉब्लम इज, अगर वो ह्यूमन साइकी देखें तो काम और खर्चा कभी खत्म ही नहीं होता. नेवर इट विल. तो आपको वो पैसा को वो एक डिसिप्लिन के हिसाब से लेके आपको इन्वेस्ट करना है. अगर आप SIP में डाल दिए, यू डोंट हैव द मनी टू स्पेंड, तो आपको ये फोर्स करना है सेव करने के लिए, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट वेल्थ फॉर योर सेल्फ, फॉर योर रिटायरमेंट, फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज. बहुत सारे इवेंट्स होंगे लाइफ में. दैट सेविंग्स हैज टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड म्यूचुअल फंड इज अ वेरी वेरी गुड व्हीकल. अगर आप सही तरीके से अपने रिस्क को एसेस करें और अपने टाइम होराइजन को एसेस करें तो बहुत बड़ा सा एसेट क्रिएटर बन सकता है. ग्रेट. थैंक यू अर्जुन, अपना कीमती समय देने के लिए. आपके इतने बिजी शेड्यूल्स, आप इतनी बड़ी कंपनी का पूरा इकोनॉमी कमेंट्री करते हो, इतना रिच एक्सपीरियंस है, फिर भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.